Yeah, today I will cover some remaining questions। और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इसमें एनिमल फार्म को हम लोग लेंगे, कुछ और भी नॉवेल्स है उसको लेंगे। प्राइड एंड प्रिजुडिस का एक क्वेश्चन रह गया था कि द प्राइमरी नैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ द नॉवेल इज, जो प्राइमरी नैरेटिव है नॉवेल में वो क्या है। फर्स्ट पर्सन है फ्रॉम एलिजाबेथ पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट है, थर्ड पर्सन लिमिटेड है, प्राइमरी फॉलोइंग। अगर देखा जाए तो जो भी नरेटर होता है नॉवेल, जो भी नरेटर को लगाता है या यूज करता है वो थर्ड पर्सन लिमिटेड ही रहता है, प्राइमरली फॉलोइंग एलिजाबेथ। द नैरेटिव इज लार्जली focalized through Elizabeth, which is why the reader shares the prejudice and is similarly surprised by the revelation about Wickham and Darcy। अब जो क्वेश्चन हम लोगों को कवर करना आज एनिमल फार्म को लेके कवर करना, आज सारे रिमेनिंग क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हो जाए। एनिमल फार्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एनिमल फार्म को आप कैसे देखते हैं, उसको कैसे बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है। इफ यू गो तो एनिमल फार्म अगर बेस्ट डिस्क्राइब तो सैटिरिकल एलिग्री, बी इज द राइट आंसर। सैटिरिकल एलिग्री नोट में भी दिया है कि द इंटायर स्टोरी इज एन एलिग्री फॉर द रसन रिवॉल्यूशन। 1917 का जो रसन रिवॉल्यूशन था उसको लेकर के उसमें बात किया गया, और यह एलिगोरिकल फॉर्म में है, डायरेक्ट घटना का जिक्र नहीं किया गया। सम एनिमल कैरेक्टर्स को लेकर के कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म, लेनिन, स्टालिन और रूस में जो जार शासन था उसको लेकर के तमाम बात कही गई है। तो यह एक एलिगोरिकल नॉवेल है एंड द सब्सिक्वेंट स्टालिनिस्ट इरा और सोवियत यूनियन को लेके बात किया गया है। नॉवेल में एक कैरेक्टर है ओल्ड मेजर, तो कह रहे हैं जो ओल्ड मेजर्स स्पीच है इंस्पायर द एनिमल। ओल्ड मेजर्स का जो स्पीच है वो एनिमल को इंस्पायर करता है टू रिबेल अगेंस्ट, विद्रोह करने के लिए, किसके खिलाफ? द हार्श विंटर, देयर ओन एनिमल नेचर, मिस्टर जोन्स द फार्मर। यस, मिस्टर जोन्स द फार्मर, सी इज द राइट आंसर। ओल्ड मेजर का जो कि कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी, लेनिन का आइडियोलॉजी, वो सब जो है क्या करता है कि वो सब वर्किंग क्लास को एक जगह इकट्ठा करता है। लेकिन यहाँ वर्किंग क्लास ना होकर के एनिमल है, वो सब वर्किंग क्लास को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसमें जो है क्या करते हैं, दे जस्ट प्रोवोक देम, दे जस्ट प्रोवोक और इंस्पायर देम टू री टू रीबेल अगेंस्ट जोन्स द फार्मर। जो जोन्स है वो जो फार्मर का वहां का जो मालिक है फार्म हाउस का, जिसका नाम बाद में एनिमल फार्म कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ विद्रोह। और यह जो विद्रोह है यह जोन्स के खिलाफ नहीं बल्कि जो जार शासन था रूस में उसके खिलाफ एक विद्रोह रहा है। द सेवन कमांडमेंट्स ऑफ एनिमलिज्म आर ओरिजिनली पेंटेड ऑन द वॉल बाय, जो सेवन कमांडमेंट्स है किसके द्वारा ओरिजिनली पेंट किया गया था? इट वाज पेंटेड बाय स्नोबॉल को के द्वारा पेंट किया गया था। स्नोबॉल रिप्रेजेंटिंग लियोन ट्रॉट्स्की। स्नोबॉल किसको रिप्रेजेंट करता है? लियोन ट्रॉट्स्की को। लियोन ट्रॉट्स्की भी रूस के एक बड़े कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। इज इनिशियली पोर्ट्रेड एज एन इंटेलेक्चुअल लीडर, जो कि एक इंटेलेक्चुअल लीडर के रूप में आते हैं और वो एनिमल को एजुकेट करने की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं। लेकिन उनको भी जो है क्या करता है, नेपोलियन वहां से हटा देता। अगर हम जो समरी पूरा कवर किए थे उसमें आप देखेंगे स्नोबॉल को लेकर के तमाम बड़े राइट कैरेक्टर्स उसमें थे, जिसमें जो है सफल लास्ट में कौन होता है? नेपोलियन होता है। और नेपोलियन क्या करता है? स्नोबॉल को भी बिल्कुल हटा देता है। द बैटल वेयर द एनिमल डिफीट मिस्टर जोन्स, जिस बैटल में एनिमल मिस्टर जोन्स को डिफीट करते हैं एंड हिज मेन इज कॉल्ड, उस बैटल को क्या नाम दिया गया? द बैटल ऑफ विंडमिल, द बैटल ऑफ काउशेड। यस, बी इज द राइट आंसर। उस बैटल को द बैटल ऑफ काउशेड दिया गया था। और ये जो बैटल ऑफ काउशेड है ये रियली में रशियन सिविल वॉर को रिप्रेजेंट करता है, where the Bolshevik, the animals, defeated the Tsarist loyalist Jones and his men. So you find here what you find कि जो ये battle रहा, the battle where the animal defeat Mr. Jones and his men is called the battle of Windmill, no, the battle of Cowshed, yes, उसे क्या नाम दिया गया? the battle of Cowshed।
क्वेश्चन नंबर 30 है, नेपोलियंस राइज टू पावर इज मोस्ट डायरेक्टली एडेड बाय। नेपोलियन का जो एक शक्ति का, उसकी शक्ति में इजाफा होना, उसकी शक्ति में बढ़ोतरी होना, इज मोस्ट डायरेक्टली एडेड, या किससे जुड़ा हुआ है? हिज इंटेलेक्चुअल स्पीच से, द शीप हु माइंडलेसली चैंट स्लोगन्स, the dogs he raised, yes, is the right answer. The dogs he raised to be his private secret police. नेपोलियन से अगर लोग डरते हैं तो केवल इसलिए डरते हैं कि नेपोलियन ने जो वाइल्ड डॉग थे उनका यूज किया है लोगों को के ऊपर अटैक करने के लिए, लोगों को जंगल से भगाने के लिए। तो द डॉग्स ही रेज्ड टू बी हिज प्राइवेट सीक्रेट पुलिस नोट। The dogs represented the NKVD Stalin secret police. Napoleon's use of them to expel snowball. कैसे नेपोलियन डाक के माध्यम से स्नोबॉल को बाहर करता है, एंड साइलेंस अपोजिशन, और अपोजिशन के जितने भी लीडर है सबको साइलेंस कर देता है। तो ये पॉलिसी किसका था? स्टालिन का भी था। रूस में जो है स्नोबॉल का मतलब क्या? स्नोबॉल का मतलब, सॉरी, नेपोलियन का मतलब ही क्या है कि आपका स्टालिन है। लेनिन तक तो सही चला था, लेकिन लेनिन के बाद जैसे स्टालिन का जमाना आता है तो पूरा का पूरा क्या होता है, इसी पैटर्न पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीलर्स प्राइमरी रोल ऑन द फार्म इज। स्पीलर का जो प्राइमरी रोल है फार्म में वो किसका? प्रोपागैंडिस्ट का। सी इज द राइट आंसर। जो स्पीलर कैरेक्टर है वो प्रोपागैंडिस्ट का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 32, द विंड मिल प्रोजेक्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड बाय। जो विंड मिल प्रोजेक्ट है ये किसका कॉन्सेप्ट था? स्नोबॉल का कॉन्सेप्ट था। इन विंड मिल को लेकर के वो क्या करता है, वो नेपोलियन जानवरों के बीच में या अपने साथियों के बीच में गलत फहमी पैदा करता है। किसके खिलाफ? स्नोबॉल के खिलाफ। और स्नोबॉल को बाहर कर दिया जाता है, जबकि ये विंड मिल एक बड़ा प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विंड मिल है ये पवन चक्की सिंबलाइजेस स्टालिन 5 ईयर प्लान। स्टालिन का प्लान था 5 ईयर प्लान फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेपोलियन से विहिमेंट अपोजिशन टू इट। नेपोलियन इसका अपोज करता है, एंड देन ही लेटर क्लेम दैट इट वाज हिज ओन आइडिया। बाद में उसका सपोर्ट भी करता, कहता है तो मेरा विचार था, जो स्नोबॉल ने क्या किया था, स्नोबॉल ने इसे ले लिया था या लूट लिया था, जो भी आप कहिए। तो इस तरह की चीजें आप देखते हैं। तो अगर कभी भी आता है विंड मिल पवन चक्की का जो प्रोजेक्ट जो बात की गई है, ये किसकी दे थी, किसका विचार था उसमें? तो ये स्नोबॉल का विचार था। बॉक्सर्स पर्सनल मोटोज आर। बॉक्सर का जो पर्सनल मोटो है वो क्या है? स्नोबॉल इज ऑलवेज राइट एंड आई विल वर्क हार्डर। बॉक्सर का जो, यस, अगर आप देखेंगे कि स्नोबॉल इज ऑलवेज राइट, स्नोबॉल सही है और हम क्या करेंगे, वर्क हार्डर करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। दो, स्नोबॉल को वो सही नहीं मानता था। नेपोलियन इज ऑलवेज राइट एंड आई विल वर्क हार्डर, वो ये कहता था नेपोलियन। बॉक्सर कौन है? बॉक्सर वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, एक घोड़ा जो बहुत मेहनत करता है। और वह जो है चिकनी चुपड़ी बातों में किसके? नेपोलियन के आ जाता है, क्योंकि नेपोलियन के अंदर रेट्रिक है, लच्छेदार बातें करता है, तो वह उसके अंडर में आता है। और कहता है क्या फिर होता है कि नेपोलियन इज ऑलवेज राइट एंड आई विल वर्क हार्ड, और मैं उसके लिए कठिन परिश्रम करूंगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ डज द पिग्स बिहेवियर चेंज एज द स्टोरी प्रोग्रेस। कह रहे हैं कि हाउ डज द पिग्स बिहेवियर, जो पिग्स का बिहेवियर है वो कैसे बदलता है स्टोरी प्रोग्रेस के रूप में। दे बिकम मोर इक्वल देन द अदर एनिमल्स। वे एकदम समान हो जाते हैं। दे बिकम मोर इक्वल देन द अदर एनिमल्स। दे बिगिन टू वर्क हार्डर इन द फील्ड्स। They start to wear class and walk on 2 legs. Both A and C. Yes, exactly. Both A and C. Both A and C में क्या क्या दिखाया गया? A को देखिए, they become more equal than the other animals. जो सेवन कॉन्सेप्ट था एनिमलिज्म का, जिसको स्नोबॉल ने तैयार किया था, दीवार पे पेंट किया था या दीवार पे लिखा था, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। और क्या परिवर्तन किया जाता है? ये कहा जाता है कि कुछ जानवर ज्यादा जो है क्या है, वो
दूसरे जानवरों से वो सुपीरियर है। सम एनिमल्स आर सुपीरियर टू अदर एनिमल्स, ये भावना जो है जागृत की जाती है। तब आप दूसरा क्या पॉइंट देखते हैं, एक तो ए और फिर कौन सा सी में क्या किया जाता है, दे स्टार्ट टू वियर क्लास, जानवर भी मटेरियलिस्टिक लाइफ जीवन व्यतीत करना शुरू कर दे। यहाँ मैं बार बार जानवर वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कौन से, सपोर्टर ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर भी मटेरियलिस्टिक और रिलीजियस और मटेरियलिस्टिक और आर्टिफिशियल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, और वे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं और दो पैरों पर चलने लगते हैं, जबकि दो पैरों के जानवर को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, फिर भी वे ऐसा करते हैं। द अल्टीमेट सिंगल कमांडमेंट दैट रिप्लेसेस द ओरिजिनल सेवन इज, कह रहे जो अल्टीमेट सिंगल कमांडमेंट था जो रिप्लेस करता है सातों सिद्धांतों को, कौन सा वो था, आंसर सी इज द राइट आंसर, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये ऐसा पॉइंट आता है जो सातों पॉइंट को रिप्लेस कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनका समाज था, जो एनिमल सोसाइटी थी जहाँ पे मार्क्सिज्म की बात की जा रही थी, या आप कह सकते हैं जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का समाज था, उसमें एक भेद, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी किस पे बात करता है, इक्वालिटी की बात, जस्टिस की बात, अब उसमें एक भेद प्रकट करना शुरू कर दिया। भेद क्या है कि कुछ जानवर सुपीरियर है, इस तरह की बातें, तो सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की बातें वहां पे होने लगी। मोजेस द रेवन टेल्स स्टोरीज अबाउट, जो मोजेस है वह किसके बारे में स्टोरी बताता है, मोजेस टेल्स स्टोरी अबाउट सुगर कैंडी माउंटेन्स। मोजेस रिप्रेजेंट्स रशियन ऑर्थोडॉक्स, जो मोजेस है ये रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को रिप्रेजेंट करता है। सुगर कैंडी माउंटेन ये एलिगरी है किसके लिए, हीवन का प्रतीक है, यूज्ड बाय द रूलिंग क्लास, जो रूलिंग क्लास के द्वारा यूज किया गया, पहले जोन्स ने यूज किया था, फिर बाद में पिक्स ने इसका यूज किया, टू पैसिफाई द मासेस विद प्रॉमिसेस ऑफ अ बेटर आफ्टर लाइफ, जो प्रॉमिस करते हैं कि मरने के बाद जो आपका जीवन होगा वो काफी बेहतर होगा, discouraging them from seeking improvement in their current life। 37 है, बेंजामिन द डंकी जो है इस कैरेक्टराइज बाय, बेंजामिन जो डंकी है उसका क्या खासियत है, उसका खासियत बी इज द राइट आंसर, सिनिकल पिसिमिज्म है, निराशावादी है, एंड हिज एबिलिटी टू रीड, और उसके अंदर पढ़ने की क्षमता है, यह उसकी अपनी खासियत है। जो बेंजामिन है रिप्रेजेंट द सिनिकल इंटेलेक्चुअल हु सीज द करप्शन फ्रॉम द बिगिनिंग, जो देखता है कि किस तरह का करप्शन है, और वो कहता है क्रांति कितना भी कर दी जाए, कितने भी बड़ी क्रांति ला दी जाए, लेकिन लास्ट में सब एक ही जैसा होता है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो ये बेंजामिन है आपका, ये हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द बुक्स फाइनल सीन डिपिक्ट, जो बुक का फाइनल सीन है वो क्या डिपिक्ट करता है, बी इज द राइट आंसर, द पिग्स एंड मेन प्लेइंग कार्ड। बुक में फाइनली ये दिखाया गया कि जो समाजवादी विचारधारा थी, समाजवादी मीन्स मार्क्सवादी विचारधारा जो थी, और जो पूंजीवादी विचारधारा थी, उनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन लास्ट में दिखाया जाता है कि दोनों मिल गए, जो 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 मार्क्सवादी थे अब वो भी पूंजीवादी हो गए, और जिन इंसानों को जोस को भगाए थे, फार्म हाउस का नाम बदल के एनिमल फार्म हाउस रखा गया था, पहले वो मेनर फार्म था, वो सब जो घटना हुआ था वो सब मिल करके क्या कर रहे हैं, वहां पे खेल खेल रहे हैं, दे आर जस्ट प्लेइंग सम गेम, सब चीजें कर रहे हैं। सो इट्स द पॉइंट कि पिग्स और मेन जो है प्लेइंग कार्ड्स, आर्गुइंग एंड द एनिमल्स अनेबल टू टेल देम अपार्ट। 39 है, द शीप्स कांस्टेंट ब्लीटिंग आर 4 legs गुड 2 legs बैड, जो शीप्स है वहां का एनिमल सोसाइटी का, वो कहते हैं 4 पैरों वाले अच्छे हैं, 2 पैरों वाले बुरे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्या दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है बी इज द राइट आंसर, पॉलिटिकल प्रोपागेंडा एंड माइंडलेस रिपीटिशन। पॉलिटिकल प्रोपागेंडा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल प्रोपागेंडा क्या है, हमारे उसमें एनिमल सोसाइटी को कहा जाता है हमारे दुश्मन कौन है, 2 पैरों वाला जानवर है, और 2 पैरों वाला जानवर कौन है, इंसान। तो अब उसी को शीप क्या कर लिए, रट लिए हुए, उन्हीं के मुंह से बार बार कहलवाया जा रहा है कि 4 पैरों वाले सब भाई है, वे एक ही समाज के हैं, लेकिन 2 पैरों वाला हमारा दुश्मन है। तो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की इस बात को जितनी बार कहोगे, जितनी बार ये रिपीट की जाएगी, उतना ही वो सत्य माना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट हैपेंस टू बॉक्सर, बॉक्सर के साथ क्या घटित होता है व्हेन ही इज टू ओल्ड, जबकि वह काफी ओल्ड है, एंड इल टू वर्क, और काम करने में असमर्थ है। बॉक्सर जो है काफी ज्यादा ओल्ड है और काम करने में असमर्थ है वो, उसके साथ क्या घटित होता है? उस समय उसको बेच दिया जाता है। सी इज द राइट आंसर, ही सोल्ड टू द नैकस ग्लू फैक्ट्री बाय द पिग्स। तो ये दिखाया गया कि जो पूंजीवादी समाज होता है वो आपका केवल उपयोग करता है। जब तक आपके अंदर काम करने की सलाहियत है तब तक तो वो आपको उपयोग करेगा, लेकिन जैसे ही काम करने की सलाहियत बंद हो जाएगी आपको बाहर कर देगा। 41 है, द सॉन्ग, एक सॉन्ग है, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड इज इवेंचुअली बैंड, इस सॉन्ग को बैन कर दिया जाता है। क्यों बैन कर दिया जाता है? कि जो बीस्ट ऑफ इंग्लैंड है इस सॉन्ग को बैन कर दिया जाता है। क्यों बैन कर दिया जाता है? इट माइट इंस्पायर रिबिलियन अगेंस्ट द न्यू पिग लीडरशिप, क्योंकि यही सॉन्ग है जिसने मेनर के खिलाफ, जोन्स के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। और जो इस समय आपका है नेपोलियन, वो सोचता है कि अगर इस सॉन्ग को लोग गाएंगे तो कई सारे जानवर इकट्ठा होकर के मेरे खिलाफ ना विद्रोह कर दे, इसीलिए इस सॉन्ग को बैन करा दिया जाता है। द सॉन्ग विच रिप्रेजेंट्स रिवोल्यूशनरी एंथम लाइक द इंटररेशनल इज बैंड बिकॉज इट कुड नॉट बी turned against the new oppressive ruling class. Next question है, फ्रेडरिक्स फार्म पिंच फील्ड इज एन एलिगरी फार्म। जो फ्रेडरिक का फार्म है, जो पिंच फील्ड है, ये एलिगरी है द यूनाइटेड स्टेट्स का, जर्मनी, स्पेसिफिकली नाजी जर्मनी, इंग्लैंड, चाइना, जर्मनी। फ्रेडरिक का जो फार्म है वह नाजी जर्मनी को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। बी इज द राइट आंसर। फ्रेडरिक इज अ रूथलेस बिजनेसमैन और वो एनिमल फार्म पर अटैक करता है, पैरेललिंग हिटलर्स पिलर, और वो क्या करता है? हिटलर के पिलर को जो है खत्म करता है, खास करके नाजी सोवियत पैक्ट एंड द सब्सिक्वेंट इन्वेजन ऑफ द यूएसएसआर, ऑपरेशन बारबोस। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज स्क्वीलर्स एक्सप्लेनेशन। स्क्वीलर जो है उनका एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हेन द पिग्स आर डिस्कवर्ड टू बी स्लीपिंग इन बेड्स। कर स्क्वीलर का क्या कहता है? जब पिग, उसको पता चलता है कि जो पिग्स हैं वो तो बेड पे सो रहा है, जबकि मार्क्सिस्ट का जो आइडियोलॉजी था, जो 7 कमांडमेंट था, उसमें कहा गया था कोई भी जानवर मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं व्यतीत करेगा, वो ड्रिंक का यूज नहीं करेगा, अल्कोहल का यूज नहीं करेगा, वो कहाँ पे नहीं सोएगा? बिस्तर पर नहीं सोएगा, वो लग्जरियस लाइफ नहीं व्यतीत करेगा, जमीन पर सोएगा। लेकिन वो देखते हैं कि जो पिग्स हैं, खास करके नेपोलियन वगैरह, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब इस ड्रिंक का यूज कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? जो पिग्स है वो बिस्तर पे सो रहे हैं। तो स्क्वीलर क्या कहता है? स्क्वीलर के दिमाग में क्या आता है? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एसएससी इज द राइट आंसर। वो कहता है कि द कमांडमेंट सेड नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड विद शीट्स। वो कहता है कि कोई भी एनिमल नहीं सोएगा बेड पर विद शीट्स, शीट्स के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ स्क्वीलर, जो कि प्रोपागेंडा का काम करता है, मैनिपुलेट्स लैंग्वेज विद शीट्स टू एडिट टू जस्टिफाई द पिग्स हिपोक्रेसी। उसमें ये कहा गया था कि जो सेवन सिद्धांत है कि कोई एनिमल बिस्तर पे नहीं सोएगा, और इसने बदल दिया, कोई एनिमल बेड, सॉरी, बेड पर नहीं सोएगा शीट का यूज करके, बेड शीट का यूज करके। अरे बेवकूफ कहीं का, अगर बेड पे तुम सो रहे हो तो तुम सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हो। ये जरूरी नहीं कि तुम बेड शीट यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हो, दैट इज अनदर थिंग। तो उसने क्या किया कि पिग की चीजों को जस्टिफाई करने के लिए वो सही कर रहे हैं, वो बेडशीट नहीं यूज कर रहे। तो कैसे जो सिद्धांत दिया गया था, जो बताया गया था, उसका कैसे मिसयूज किया जाता है, इन सब चीजों को लेकर के यहाँ दिखाया। द इनिशियल रिबिलियन इज सक्सेसफुल। जो शुरुआती विद्रोह है वो सफल रहता है। कैसे सफल रहता है? क्योंकि मिस्टर जोन्स को, बीस द राइट आंसर, मिस्टर जोन्स और उनके मेन को बाहर कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। द मैक्सिम, जो सिद्धांत है, आई विल वर्क हार्डर, मैं कठिन परिश्रम करूंगा, अल्टीमेटली लीड्स टू
ये हमें किधर ले जाता है? बॉक्सर प्रमोशन, द सक्सेस ऑफ द फर्म, बॉक्सर्स कोलैप्स एंड डेथ। एग्जैक्टली ये जो मैक्सिम है, सिद्धांत है कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा, ये बात कौन कहता है? बॉक्सर जो घोड़ा है, लास्ट में इतना परिश्रम करता है, उसको कुछ नहीं मिलता, वो बेचारा जो है कोलैप्स कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको बेच दिया जाता है। यह दिखाता है कि जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है उसमें कुछ लोग परिश्रम करते हैं, उनका शोषण होता है, उनको कुछ नसीब नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, और जो ओनर होते हैं, जिनके पास सब कुछ रहता है, वे लग्जरियस लाइफ का भी जीवन व्यतीत करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ एनिमल फार्म? जॉर्ज ऑरवेल। इसमें दिमाग ही नहीं लगा रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फार्म बिफोर एंड आफ्टर द रिबेलियन? बिफोर एंड आफ्टर हम सबको पता है, मेनर फार्म, बाद में उसका क्या नाम रख दिया जाता है? एनिमल फार्म। तो वी सी व्हाट वी सी की मेनर फार्म, और फिर बाद में कौन सा नाम रखा गया? एनिमल फार्म। इज द राइट आंसर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पिग्स कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल? जो पिग्स है वो अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है? बी इज द राइट आंसर। चूंकि ये नियमों का वायलेट करता है, जो 7 प्रिंसिपल्स है, जो 7 नियम है, उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि कोई भी पिग जो है क्या करेगा, वो अल्कोहल का वो कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन इसमें साफ साफ इट वायलेट्स द कमांडमेंट एंड शोज देयर करप्शन, कि वे करप्ट हो चुके हैं। 49 है, द कैरेक्टर ऑफ मोली रिप्रेजेंट। जो मोली का कैरेक्टर वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सी इज द राइट आंसर। द वेन एंड मटेरियलिस्टिक अपर क्लास हु फ्लेड रस्सा। करें जो मोली का कैरेक्टर है वह रूस में उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है जो क्रांति के बाद भाग गए थे, वहां पे रहे ही नहीं, व्यर्थ का, और वो मटेरियलिस्टिक लोग थे अपर क्लास को, जो कि क्रांति के समय क्या किए? भाग गए वहां से। देन यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 50 है, द सेंट्रल वार्निंग ऑफ एनिमल फार्म इज अबाउट। जो सेंट्रल वार्निंग है एनिमल फार्म का, वो क्या है? वो क्या कहते हैं? द करप्शन ऑफ, बी द राइट है, द करप्शन ऑफ सोशलिस्ट आइडियल्स बाय पावर हंग्री लीडर्स। जो वार्निंग है, सेंट्रल वार्निंग है एनिमल फार्म का, वह इसके बारे में है कि जो साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के जो लीडर थे वो खुद ही करप्ट हो चुके हैं और समाजवाद का केवल लबादा ओढ़े हुए हैं और अंदर से पूंजीवादी सोच के हैं। नेक्स्ट जो नावल है स्कारलेट लेटर का है। क्वेश्चन 1 है, द स्कारलेट लेटर ए दैट हेस्टर प्राइली इज फोर्स्ड टू वियर ओरिजिनली स्टैंड्स। ये किसके लिए? ये क्या दिखाता है? ए एडल्ट्री को, ए मींस एडल्ट्री। एक स्कारलेट लेटर है, उस पे एक प्रतीक बना ए बना हुआ है, तो पूछ रहे ये जो ए बना हुआ है ये किसको दिखाता है? अगर आप समरी पढ़े होंगे तो आपको देखेंगे कि उसमें जो प्रॉब्लम दिखाएगी एडल्ट्री को प्रॉब्लम है, एडल्ट्री को एक मेन इशू बनाया गया है, तो ये रिफर्स टू एडल्ट्री। और जो ये स्कारलेट है ये एक स्कार है, एक दाग है, एक धब्बा है, और वो कैरेक्टर को लेकर के बात करता है, तो दैट रिफर्स टू व्हाट? दैट रिफर्स टू एडल्ट्री। द लेटर इज द पब्लिक मार्क ऑफ शेम। जो ये लेटर है ये शेम का प्रतीक है जो इम्पोज किया जाता है इसके द्वारा, प्यूरिटिकल लॉ के द्वारा 17वीं शताब्दी की एक घटना है, बोस्टन, लोगों को पनिश करने के लिए, और क्योंकि वो एक पाप किए रहते जो एडल्ट्री में लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु इज रिवील्ड टू बी हेस्टर्स सीक्रेट लवर एंड पल्स फादर। कह रहे कि कौन जो है हेस्टर के सीक्रेट लवर और पल्स के फादर के रूप में रिवील किया जाता है। जो पर्ल जो बेटी हुई है उसका फादर कौन है? क्योंकि एडल्ट्री में ये पता नहीं चल पाता है कि वो किसके साथ इंगेज है, किसके साथ उसने फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित किया, और वो कैरेक्टर कौन है? हेस्टर वो कैरेक्टर है, उसको एक बेटी होती पर्ल, तो बाद में पता चलता है उसका फादर कौन है। तो यू सी की सी इज द राइट आंसर, आर्थर डिमिस डेल। आर्थर डिमिस डेल उसका फादर और उसका लवर रहा। किसका लवर रहा? हेस्टर का। और किसका फादर? पर्ल का। नोट में दिया गया कि डिमिस डेल इज द रिवर टाउन मिनिस्टर है। द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस फ्रॉम द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन हिज पब्लिक पाइटी एंड हिज प्राइवेट। और जिसमें दिखाया गया कि पब्लिकली वह कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है और प्राइवेटली वो कैसे जो है इंगेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉजर चिलिंगवर्थ इज एक्चुअली, जो रॉजर चिलिंगवर्थ है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? द गवर्नर ऑफ बोस्टन को, हेस्टर्स लॉस्ट हस्बैंड को, यस,
रॉजर चिलिंगवर्थ इज एक्चुअली हेस्टर्स लॉस्ट हस्बैंड, उसके पति जो खो गए थे। चिलिंगवर्थ अराइव्स इन बोस्टन आफ्टर बीइंग प्रिज्यूम्ड डेड। चिलिंगवर्थ जो है वापस आते हैं बोस्टन में और एक समय वो खो जाते हैं, लोग ये समझ लेते हैं कि ये मर चुके, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट ही कम्स बैक। His identity as the wronged husband sets him on his path of revenge against 54 है चिलिंग वर्ड्स मेन एक्शन इन द नॉवल। जो चिलिंग वर्ड का मेन एक्शन है नॉवल में इस टू, वह किसको लेकर के है? चिलिंग वर्ड का जो मेन एक्शन है नॉवल में वो क्या दिखाता है? इट शोज बी इज द राइट आंसर, सीक साइकोलॉजिकल रिवेंज ऑन डिमिस डेल। Seek psychological revenge on Dimmesdale. Dimmesdale. Chillingworth represents intellectualism divorced from human compassion. He becomes a leech attaching himself to Dimmesdale. Are you getting the point? जो आपका चिलिंगवर्थ है उसका मेन एक्शन नॉवेल में यही है कि वह जो है बदला लेना चाहता है। किससे बदला लेना चाहता है? डिमिसडेल से। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसने मेरे परिवार को बर्बाद किया है। और मैं अगर जैसे मैं का मतलब चिलिंगवर्थ जो है ये कहता है कि मैं गायब हो गया था, लोगों ने मुझे समझा मैं मर गया, लेकिन ये जो डिमिसडेल है इसने क्या किया? फिजिकल रिलेशन बनाया मेरे फैमिली या उससे, जिससे एक इलिजिटिमेट डॉटर हुआ, एडल्ट्री का कॉन्सेप्ट, तो वह उससे बदला लेने की फिराक में। कौन बदला लेने की? चिलिंगवर्थ। चिलिंगवर्थ कौन है? उसका हस्बैंड हेस्टर का, who is presumed to be no more in this world but comes back to Boston. पर्ल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। पर्ल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? वो किस वे में? पर्ल जो है बी इज द राइट आंसर, अ वाइल्ड elf like symbol of Hester's sin and passion. पर्ल का कैरेक्टर। 56 है, where does the novel's opening scene take place? नॉवेल का ओपनिंग सीन कहाँ पर घटित होता है? इन द फॉरेस्ट, at the governor's mansion, on the scaffold, in prisoner, on the scaffold. C is the right answer. The scaffold is the central symbol of public judgment and sin. The novel begins and ends there. नॉवेल का शुरुआत भी वही होता है, समापन भी वही होता है। एंड इज द साइट ऑफ डिमिसडेल्स प्राइवेट टाउन। 57 है, द फॉरेस्ट इन द नॉवेल सिंबलाइज। जो फॉरेस्ट है वो किसका प्रतीक है? a wilderness free from puritan laws, a place of truth and passion. A wilderness free from puritan laws, a place of truth and passion. In the forest, away from the eye of the town, Hester and Dimmesdale can speak freely and plan their escape. 58 क्या रिप्रेजेंट करता? ओवर टाइम हाउ डज द कम्युनिटीज व्यू ऑफ हेस्टर चेंज। कह रहे हैं कि ओवर टाइम, समय के साथ कैसे जो है कम्युनिटी का व्यू बदलता है। ओवर टाइम हाउ डज द कम्युनिटीज व्यू ऑफ हेस्टर चेंज? इट बिकम्स मोर हार्श एंड जजमेंटल, it remains exactly the same, it softens and the A come to mean able, they forget who is the she. It softens and A comes to mean able. क्वेश्चन फिर से देखिएगा, ओवर टाइम हाउ डज द कम्युनिटी व्यूज ऑफ हेस्टर चेंज। जो हेस्टर में बदलाव आता है कम्युनिटी उसको कैसे देखती है? उसको सॉफ्टन करती है और वो ए को समझते वह एबल है, योग्य है। थ्रू द ईयर्स ऑफ क्वाइट क्या है पर फिटनेस जो भी है, चैरिटी एंड रेजिलियंस, हेस्टर ट्रांसफॉर्म। खैर 59 में है, डिमिसडेल से प्राइवेट मेथड टू फिनांस। जो डिमिसडेल का प्राइवेट मेथड है पश्चाताप करने का, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, क्या क्या चीजें क्या उसमें नजर आता है? आंसर ए इज द राइट आंसर। वो वीपिंग हिमसेल्फ एंड फास्टिंग, वो पश्चाताप के लिए अपने ऊपर चाबुक चलाता है, भूखा रहता है, उसको लगता है मैंने गलत किया था। डिमिसडेल वही है जिसने एडल्ट्री को अंजाम दिया। 60 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीटियोर? मीटियोर का क्या सिग्निफिकेंस है? इन द शेप ऑफ एन ए। कह रहे जो मेटोर है इसमें जो है शेप ऑफ एन ए में उसका क्या सिग्निफिकेंस है?
So you see, B is the right answer. It represents the town sees it as meaning angel. टाउन के लोग उसको एंजल के रूप में देखते हैं फॉर द डेड गवर्नर. This event a prime of example of irony and ambiguity. The community interprets it one way as a divine sign for a respected leader, while Dimmesdale के लिए in his guilt interpret it as a personal brand of his adultery. बहुत सारे लोगों के लिए ये मीन्स एंजल है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये जो स्कारलेट बना हुआ वो क्या है, एडल्ट्री का प्रतीक है. 61 है हेस्टर स्किल एज अ सीम. हेस्टर का जो स्किल है एज अ सीम्स स्ट्रेस वो क्या रिप्रेजेंट करता है. सी इज द राइट. मेक्स हर इसेंशियल टू द कम्युनिटी इवन फॉर ऑफिशियल सेरेमनीज. 62 द फाइनल स्कैफोल्ड सीन इज क्लाइमेटिक बिकॉज. जो फाइनल स्कैफोल्ड सीन का वो क्लाइमेटिक है, क्यों. बी इज द राइट आंसर. डिमिसडेल पब्लिकली कन्फेस. डिमिसडेल इस चीज को स्वीकार करता है, अपने सिन को, पाप को, एंड रिवील्स अ मार्क ऑन हिज चेस्ट. और अपने चेस्ट पर भी एक मार्क लगा लेता है. तो इट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट. वो स्वीकार करता है कि बाहर से कुछ और था, अंदर से कुछ और है. 63 व्हाट हैपेंस टू चिलिंगवर्थ आफ्टर डिमिसडेल्स डेथ. चिलिंगवर्थ को क्या होता है जब डिमिसडेल मर जाता है पश्चाताप करते करते, तो चिलिंगवर्थ को क्या होता है. ही डाइज, वो भी मर जाता है, विद इन अ ईयर हैविंग लास्ट हिज पर्पस फॉर लिविंग. वो मर जाता है और तब उसको लगता है उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है, क्योंकि वह बदला लेना चाहता था, लेकिन जिससे बदला लेना चाहता था वह उससे पहले ही मर जाता है. वेयर डज हेस्टर लिव. हेस्टर कहाँ रहती है आफ्टर इवेंट्स ऑफ द मेन स्टोरी. हेस्टर किस जगह रहती है जब मेन स्टोरी का घटना घटित होता है, वो किस जगह रहती है. शी रिमेन्स इन हर कॉटेज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बोस्टन. वह अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है जो बोस्टन में है, और ये बोस्टन की किस पे, एकदम सीमावर्ती एरिया में, बोस्टन के आउटस्कर्ट्स ऑफ बोस्टन. द नॉवेल इज फ्रेम बाय स्टोरी अबाउट द कस्टम हाउस. जो नॉवेल है यह एक स्टोरी पर आधारित है जिसे हम क्या कहते हैं, कस्टम हाउस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ. यह एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है. ये इज द राइट आंसर. अ प्रोलॉग एंड एपिलॉग का एग्जांपल है. हाथान का जो कस्टम हाउस है, इंट्रोडक्शन establishes the fictional discovery of Hester's story and allows him to critique his own contemporary society. 66 है the black man is referred to in the novel as. जो black man है वो नावल में कैसे रिफर किया गया, किस वे में दिखाया गया है. नोट तो अपनी जगह ए इज द, बी इज द राइट आंसर. अ लीजेंड रिप्रेजेंटिंग द डेविल. जो ब्लैक मैन है वो एक लीजेंड है जो कि डेविल के रूप में दिखाया गया. हेस्टर्स प्लान टू एस्केप. जो हेस्टर का प्लान है वो क्या है, विद डिमिसडेल. हेस्टर का जो प्लान है कि वो डिमिसडेल से बच जाए, उसके लिए वो क्या करती है. या thwarted by Chillingworth booking passage on the same ship. पल्स फेट इस. पल्स के फेट को कैसे डिसाइड किया गया, उसको कैसे दिखाया गया है. सी इज द राइट आंसर. पल्स मैरी या यूरोपियन. पल्स एक यूरोपियन से मैरिज करती जो एरिस्टोक्रेट है, एंड लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, और कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत करती, यही उसका जीवन दिखाया गया है. 69 is the primarily theme of the Scarlet Letter. जो प्राइमरली थीम है स्कारलेट लेटर का क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल कंसाइन एंड सोसाइटल कन्फर्मिटी. यही प्राइमरी थीम है. क्यों, सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी चाहती है कि एडल्ट्री ना हो. कैरेक्टर जो है वो जो है हस्बैंड के मारे जाने के बाद, या नॉट मारे जाने के बाद, हस्बैंड के गायब होने के बाद, जब दुनिया कहती है योर हस्बैंड इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो वह जो है कहीं ना कहीं क्या करती है, फिजिकल रिलेशन बनाती. तो सोसाइटी का नाम अलग है और इंडिविजुअल चाहत अलग है, उसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है. नथानिल हाथान पर्सपेक्टिव. जो नथानिल हाथान का जो नजरिया है, प्यूरिटन एंसेस्टर इज जनरली बना, वो क्या दिखाना चाहती है नथानिल हाथान. वो दिखाना चाहती है, बीज द राइट आंसर, क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड शेम. वो क्रिटिकली एग्जामिन करती है और शर्म के रूप में उसको दिखाती है. व्हाट ऑब्जेक्ट ऑन डिमिसडेल चेस्ट इज रिवील्ड. कह रहे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है डिमिसडेल के चेस्ट पर एट द फाइनल स्कैफोल्ड, जब वो फाइनली पश्चाताप करता रहता है या उस सीन को दिखाया जाता है. इज द राइट आंसर. इट इज लेफ्ट एम्बिग्यूस. जो भी बनाया जाता है वो बहुत क्लियर नहीं है. सम विटनेस सी नथिंग.
जो भी वहां रहते हैं वो कुछ उसमें नहीं देखते हैं, तो कोई क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। हाउ डज हेस्टर सपोर्ट हरसेल्फ एंड पर्ल? हेस्टर कैसे अपने आप को सपोर्ट करती है और पर्ल का कैसे वो सपोर्ट करती है? एज अ सी मिस्ट्रेस के रूप में, एज अ सी मिस्ट्रेस के रूप में। द नावल इज सेट इन विच सेंचुरी? नावल किस सेंचुरी का है? 17वीं शताब्दी का सेटिंग उसका। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हेस्टर एंड रॉजर चेलिंगवर्थ? हेस्टर और रॉजर चेलिंगवर्थ का के बीच का क्या रिलेशन है? सी हस्बैंड और वाइफ है दोनों। द ओवरऑल मूड ऑफ द नावल कैन बी डिस्क्राइब? जो पूरा नावल है का जो मूड है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? सांबर है और मेलंकोलिक है, कॉमिक नहीं है, न रिडिकुलस। गंभीर थीम को लेकर के गंभीर ढंग से प्रेजेंट किया था। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, द नावल बिगिंस विद अ शॉकिंग। द मेयर ऑफ कैस्टल ब्रिज का था, इसमें 25 ऐड होना था, आ नहीं पाया है। द नावल बिगिंस विद अ शॉकिंग इवेंट एट अ फर्मिटी टेंट। यानी जो मेयर ऑफ कैस्टल ब्रिज नावल है ये एक शॉकिंग इवेंट के साथ शुरू होता है। उसमें क्या होता है? माइकल हेंचर्ड अपनी पत्नी को बेच देता गांव के मेले में, यही द राइट आंसर। माइकल हेंचर्ड सेल्स हिज वाइफ और अपनी बेटी सूजन एंड डॉटर। वाइफ का नाम सूजन और एक बेटी है डॉटर जिसका नाम एलिजाबेथ था, समथिंग करके। So in this way I have done and hope you all have enjoyed the session. Meet you tomorrow.